हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। बट आज का कुछ कैच ये है कि आज हम लेके आए हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस और पॉइंट टू फोकस। ठीक है दोस्तों, अब काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स रहते हैं कि सर इसको करा दो उसको करा दो, तो अब इसमें हमने सारी ही चीज़ें कवर कर दी हुई हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें कर दी हैं थ्रू मीन्स ऑफ एमसीक्यूज़ एंड ऑल्सो पॉइंट ऑफ फोकस के साथ। तो मतलब इन चीज़ों को, इस वाले लेक्चर को आप थोड़े से ढंग से देखिएगा, सेव कर लीजिएगा और रिसर्च भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एज एन एडवोकेट आई ट्राई कि इसमें आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही निकल के आएँ। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही निकल के आएँ और आप बाकी चीज़ें जो फालतू की होती हैं, क्योंकि अब एक्ट तो बहुत बड़ा है, अब उसमें सारी चीज़ें पढ़ने लायक नहीं है, लेकिन ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो सब कुछ करना है। ठीक है जी, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज इज कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन पे भी हमने ध्यान देना है। देखो, क्वेश्चन पे ध्यान इसलिए देना है कि फैक्ट्रीज की जो लाइसेंसिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, अप्रूवल होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो बेसिक है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। और ऑब्वियसली सेक्शन तो आपको पता ही होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सेक्शन 6। ठीक है दोस्तों, आंसर बी। अब सेक्शन 6 के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे। ठीक है जी, ये किसके बारे में बात करता है? अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री किस तरीके से होता है। अब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं किस चीज़ के लिए? रिक्वायरिंग फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सबमिशन ऑफ प्लान्स ऑफ एनी क्लास, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज टू चीफ इंस्पेक्टर और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, मतलब कि वो रूल्स बना सकता है किस चीज़ के लिए, कि फैक्ट्रीज़ कैसे बनानी है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, और वो रूल्स और रेगुलेशन की कॉपी किसके पास जाएगी? चीफ इंस्पेक्टर के लिए। चीफ इंस्पेक्टर कौन होता है? जो देखता है कि फैक्ट्रीज़ के रूल्स रेगुलेशन वगैरह बिल्कुल ठीक से हैं कि नहीं, सारा उसका सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक है कि नहीं। वो रूल्स जो है देता कौन है? देता है वो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, स्टेट गवर्नमेंट देती है। ठीक है जी, अब इसका जो सेकंड पॉइंट है सबसेक्शन ए, वो कहता है कि रिक्वायरिंग द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और द चीफ इंस्पेक्टर टू बी ऑब्टेन्ड फॉर द साइट ऑन विच द फैक्ट्री इज टू बी सिचुएटेड और फॉर द कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री। अब देखिए दोस्तों, ये हमने स्टैट्यूट से निकाला हुआ है। अब आप में से मोस्टली एडवोकेट बैकग्राउंड के नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और ऑब्वियसली ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसका बेसिक जिस्ट क्या है? इसका जिस्ट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो रूल्स बना दिए हैं, ठीक है, उसमें जैसे भी रूल्स बनाए हुए हैं, उन रूल्स में ये इंक्लूड कर दिया है कि साइट जो है वो कहाँ पे होगी, कंस्ट्रक्शन जो है या एक्सटेंशन ऑफ फैक्ट्री की जो भी आपके कहीं पे भी करनी है ऑक्यूपायर ने। ऑक्यूपायर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपायर आप बहुत ज़्यादा वर्ड सुनेंगे फैक्ट्रीज एक्ट में। ऑक्यूपायर का मतलब होता है बेसिकली मालिक जो होता है। ठीक है जी, उसके लिए ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि साइट कहाँ होगी, कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रही है, या फिर किसी कोई फैक्ट्री बनी है उसकी एक्सटेंशन कहाँ करनी है, वो रूल्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर को। और जब भी ऑक्यूपायर इस चीज़ को अप्लाई करेगा तो वो चीफ इंस्पेक्टर को देगा कि सर मैंने ये चीज़ें करनी है, ये परमिशंस आपसे लेनी है। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या है? रिक्वायरिंग फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग एप्लीकेशन फॉर सच परमिशन द सबमिशन ऑफ प्लान्स एंड स्पेसिफिकेशन। मतलब कि आपकी जो भी परमिशंस हैं, ठीक है जी, उनके सबमिशन करने पड़ेंगे। आपके प्लान्स क्या हैं और स्पेसिफिकेशन क्या है, कि अगर सपोज़ मुझे वही फैक्ट्री बनानी है तो उसमें मुझे अपना प्लान देना पड़ेगा। जी ये इस टाइप की फैक्ट्री है सर, इसका आउटपुट मतलब अपनी यहाँ पे मैंने चीज़ें डाली हुई हैं, यहाँ लैट्रीन है, यहाँ स्पीटून है सर, यहाँ पे क्रैच का एरिया है, यहाँ पे फायर एंड हज़ार्ड प्लेस है सर, यहाँ पे एम्बुलेंस रूम है। अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने अभी यहाँ पे बोले हैं दोस्तों, ये सारे फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कवर किए गए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट क्या है कि आपको बताया गया है कि ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री बनती कैसे है, बनने से पहले उसकी परमिशन कैसे होती है, और फिर परमिशन चलो ठीक है, फैक्ट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, और उन सारी चीज़ों को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
फिर अगला पॉइंट क्या है, प्रिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ सच प्लान स्पेसिफिकेशन एंड बाय होम दे शैल बी सर्टिफाइड। ठीक है दोस्तों, की मतलब कि वो जो भी प्लान्स हैं, स्पेसिफिकेशन है, वो किस तरीके से आपने देने हैं और वो सर्टिफिकेशन कहाँ से होगी। ठीक है, ये इसमें सेक्शन 6 में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है कि रिक्वायरिंग द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग ऑफ फैक्ट्रीज और एनी क्लास और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज एंड प्रिस्क्राइबिंग द फीस पेबल फॉर सच रजिस्ट्रेशन। मतलब कि आपकी रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, उसकी लाइसेंसिंग कैसे होनी है, ठीक है, किस क्लास की आपकी फैक्ट्री है, किस टाइप की फैक्ट्री है, हैजार्डस है या फिर किसी भी क्लासेस ऑफ फैक्ट्रीज़ में भी बहुत टाइप की फैक्ट्रीज होती हैं। कई बार आपके स्टील की हो गई या फिर आपने कपड़े क्लोथ की हो गई, क्लोथिंग की होगी, बहुत टाइप की फैक्ट्री होती है, वो भी बताना होता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्री, और फिर उसके हिसाब से जो फीस है वो देनी होती है। फिर आपकी रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग होती है या फिर रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस होता है। अब लाइसेंस सपोज कि स्टेट गवर्नमेंट ने 10 साल के लिए दे दिया है, 10 साल की लीज अगर लाइसेंस ख़त्म हो गया है तो उसके बाद रिन्यूअल भी उसका होता है। जैसे हमारा लाइसेंस बनता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो कुछ टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है तो फिर उसका रिन्यूअल भी हो जाता है। ठीक है जी। अगला पॉइंट कहता है रिक्वायरिंग दैट नो लाइसेंस शैल बी ग्रांटेड और रिन्यूड अनलेस द नोटिस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 7 हैज़ बीन गिवन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें सेक्शन 7 हम अगले क्वेश्चन पे निकालेंगे। तो इसमें क्या है कि जो भी लाइसेंस है, ठीक है, वो रिन्यू तभी होगा अगर नोटिस जो है वो स्पेसिफाइड है, वो दिया गया हो है पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ का रूल्स और रेगुलेशन होता है कि अगर मुझे रिन्यूअल कराना है तो कोई मैं टाइम पीरियड रख दूंगा। स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टाइम पीरियड रख दिया कि इतने टाइम में आपको वो एप्लीकेशन देनी है। ठीक है दोस्तों, तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डेज नोटिस मस्ट बी सेंट टू द चीफ इंस्पेक्टर बिफोर एन ऑक्यूपायर बिगिंस टू ऑक्यूपाई और यूज एनी प्रेमिसेस एज अ फैक्ट्री। मतलब कि कितने दिन का नोटिस देना चाहिए होता है चीफ इंस्पेक्टर को जबकि ऑक्यूपायर मतलब कि जो मालिक है वो मतलब ऑक्यूपाई करे या फिर यूज़ करे प्रेमिसेस का, फैक्ट्री का। 10 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन। तो इसका सही जवाब क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 15 डेज। ठीक है, अब आते हैं हम 15 डेज़ का कहाँ से। अब देखिए ऊपर सेक्शन 7 के बारे में हमने डिस्कस किया था कि देना पड़ेगा नोटिस। अब इस सेक्शन 7 के बारे में जानते हैं कि जो नोटिस बाय ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का हमने बता दिया था आपको मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मालिक। ठीक है जी। द ऑक्यूपायर शैल एट लीस्ट 15 डेज बिफोर ही बिगिंस टू ऑक्यूपाई। मतलब कि फैक्ट्री अगर बन गई हुई है, ठीक है जी, कंस्ट्रक्ट हो गई है, तो उसको ऑक्यूपाई करने से पहले 15 दिन से पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। या फिर यूज़ एनी प्रेमिसेस एज अ फैक्ट्री, सेंड टू चीफ इंस्पेक्टर अ रिटन नोटिस। ठीक है जी, उसको एक रिटन नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? 15 दिन पहले एटलीस्ट। ठीक है जी, थोड़ी और भी जल्दी दे सकता है। ठीक है जी, और उसमें क्या क्या देना पड़ेगा उसे? नेम एंड सिचुएशन ऑफ द फैक्ट्री, की मेरी फैक्ट्री का नाम क्या है, कि अभय क्रैकर्स फैक्ट्री हो गया, या फिर सिचुएशन का है कि ये जी पालमपुर हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये इस टाइप की एक फैक्ट्री है। ठीक है जी, और फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑक्यूपायर, जैसे कि अभय का है एड्रेस दे दिया जी कि पालमपुर हिमाचल प्रदेश, जो भी है वीपीओ जो भी है जिस टाइप से भी। ठीक है, फिर अगला पॉइंट कहता है द नेम एंड, अब इसमें सब सेक्शन बी क्या कहता है कि द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ओनर ऑफ प्रेमिसेस और बिल्डिंग इंक्लूडिंग द प्रीसेंट देयरफॉर रेफर टू सेक्शन 93। मतलब कि नेम और एड्रेस देना है। इस चीज़ को आप ज़्यादा गौर मत कीजिए, ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है। नेम और एड्रेस देना पड़ेगा ओनर का। ठीक है जी। एड्रेस टू विच कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू फैक्ट्री में बी सेंट। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, सपोज अभय इज़ अ नेम। ठीक है, मैंने एक फैक्ट्री यहाँ हिमाचल में बनाई है, एक पंजाब में बनाई है, एक उत्तराखंड में बनाई हुई है, और मेरा हेड ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो अब क्या है कि एड्रेस मैंने बोला कि चलो मेरा एड्रेस चंडीगढ़ का है, तो ये एड्रेस उस बात की करते कि आपकी कम्युनिकेशंस जो है कहाँ पे पहुँचनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट्रीज तो बहुत जगह हो सकती हैं। ठीक है जी। डी होता है द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब नेचर का मतलब होता है किस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है जी, मतलब कि आपको ये बताना पड़ेगा कि फैक्ट्री में क्या हो रहा है, और वो क्या बताना है कि ड्यूरिंग द लास्ट 12 months इन केस ऑफ फैक्ट्री इन एग्जिस्टेंस और ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि अगर आपकी कोई फैक्ट्री है
और आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि पिछले 12 महीने से वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे फैक्ट्री में मैं बना रहा हूँ, मास्क बना रहा हूँ, ठीक है जी, पिछले 12 महीने से मास्क बना रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा जी 12 महीने से हम वहाँ पे मास्क बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगला पॉइंट क्या है, टू बी कैरिड ऑन द फैक्ट्री ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ्स इन द केस ऑफ ऑल फैक्ट्रीज, ठीक है जी। मतलब कि ये जो आपको बताना है कि आपने अगले 12 मंथ्स में क्या क्या करना है, उस पर वो बताना है। या तो 12 मंथ से क्या कर रहे हैं, या अगले 12 मंथ्स तक क्या करना है वो बताना है। अगला पॉइंट है द टोटल रेटेड हॉर्स पावर इंस्टॉल्ड और टू बी इंस्टॉल्ड इन द फैक्ट्री। इसका मतलब है कि कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी लगानी है हॉर्स पावर की, ठीक है जी। और फिर आपको क्या क्या बताना पड़ेगा, आपको नेम ऑफ मैनेजर बताना पड़ेगा कि सर मेरे मैनेजर का नाम है अभिजीत सिंह, ठीक है जी। और फिर आपको अगला पॉइंट क्या है कि द नंबर ऑफ वर्कर्स लाइकली टू बी एम्प्लॉयड, की जी मेरे मैनेजर का नाम अभिजीत सिंह है और वहाँ पे 500 वर्कर्स काम करेंगे, ठीक है जी। और द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पर डे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स, की जी 12 महीने से वहाँ पे जी 500 लोग काम कर रहे थे पिछले 12 महीने से, ठीक है जी। और सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 7, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स इन अ फैक्ट्री। सेफ्टी ऑफिसर इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट में। तो इसका क्या है आंसर, 500, 1000, 2000, 3000। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 1000 लोग, ठीक है जी। अब सेक्शन 40B ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, 40B जो है, ठीक है जी। अब क्या होता है, कई बार एक्ट्स में क्या होता है कि सेक्शन 2 है, तो 2 में भी ABCDEFG करके बहुत चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो मुझे पता है कि सेफ्टी ऑफिसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। और कौन से सेक्शन में आता है, 40B में। 40B में सेफ्टी ऑफिसर का क्या कहता है कि हर फैक्ट्री में वेर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, ठीक है जी। या फिर जहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या ऑपरेशन जो है वहाँ पे हो रहा है जिसमें कि रिस्क ऑफ बॉडीली इंजरी हो सकती है, पॉइजनिंग या डिजीज़ हो सकती है, कोई ऐसी हजार्डस हेल्थ डिजीज़ हो सकती है, तो वहाँ पे ऑक्यूपायर को इफ़ सो रिक्वायर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे ऑफिस गैजेट में और वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान रखेंगे। तो पहला तो ये है कि 1000 से ज़्यादा हो तब होना चाहिए, वो तो कंपलसरी हो गया। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यहाँ पे होना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और द ड्यूटीज़ एंड क्वालिफिकेशन कंडीशंस ऑफ सेफ्टी ऑफिसर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि उसकी जो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटीज़ हैं और जो उसकी क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जांपल अगर फायर ऑफिसर है तो फायर ऑफिसर जो है कई बार डाल देते हैं कि एक्स सर्विसमैन होना चाहिए या उसकी 10 साल की गवर्नमेंट सर्विस होनी चाहिए, उसने कोई कोर्स किया क्या ना, या फिर कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आता है प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसको आंसर करने से पहले आप ये बताएंगे कि जो हमारे राइट टू स्ट्राइक है वो कौन से आर्टिकल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि राइट टू स्ट्राइक कम्स अंडर विच आर्टिकल, ठीक है दोस्तों। अब इसका आंसर क्या है, सेक्शन 21, 22, 23, 24। इसका सही जवाब क्या है, सेक्शन 22, ठीक है दोस्तों। सेक्शन 22 के बारे में जानते हैं कि अब सेक्शन 22 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ठीक है जी। अब इसमें क्या कहा है कि नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज ऐसे होते हैं जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, या फिर गैस हो गया, फिर पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है दोस्तों, इस टाइप के। अब ये जो हैं नो पर्सन एम्प्लॉयड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी।
विदाउट गिविंग टू एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक, मतलब कि ठीक है आपके पास है अधिकार लेकिन आपको नोटिस देना पड़ेगा कितना, विद इन 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग, या फिर विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन एनी सच नोटिस अफोरसेड, ठीक है जी, या फिर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसाइलेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ कंसाइलेशन ऑफिसर एंड 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग्स। अब आप बोलेंगे सर क्या लैंग्वेज पढ़ रहे हो आप, तो एक एक पॉइंट को करते हैं, ठीक है जी। पहला पॉइंट क्या कहता है कि 6 हफ्ते पहले आपने स्ट्राइक करने से पहले नोटिस देना है अगर करना है, या फिर 14 दिन के बीच में देना है जब आपने नोटिस पीरियड दे दिया हुआ है, या फिर एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक, मतलब कि जब आपने एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक है कि आपने 7 दिन की एक्सपायरी हो रही है स्ट्राइक की, तब ये नोटिस देना है, या फिर आपका कोई कंसाइलेशन प्रोसीडिंग पेंडेंसी है, ठीक है जी। कंसाइलेशन प्रोसीडिंग क्या होता है कि आपकी कोई बातचीत चल रही है कंसाइलेशन ऑफिसर के साथ, ठीक है जी, वर्कर्स की बातचीत चल रही है और उसके अंतराल में ही आपने ये स्ट्राइक की हुई है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट बस जो थे आपके ऑपरेटर्स, उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी, ठीक है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि सर वो तो प्राइवेट बस ऑफिसर हैं, लेकिन देखिए वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज़ फॉर पब्लिक, इसलिए जब ये कंसाइलेशन ऑफिसर के बीच में चल रही है तो वो 7 days आफ्टर कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग, जो 7 दिन के बाद होता है, उसके बाद ये नोटिस दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से ही बनेगा, ठीक है दोस्तों, और वो फैक्ट्रीज एक्ट से नहीं है। ये अगला जो क्वेश्चन है ये फैक्ट्रीज एक्ट से नहीं है, लेकिन इसकी बहुत प्रोबेबिलिटी है आने की। एस्मा स्टैंड्स फॉर, क्या है इसका आंसर, एसेंशियल सर्विसेज मिसमैनेजमेंट एक्ट, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, इक्वल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। ओके, अब देखते हैं एस्मा होता है क्या है। एस्मा जो है ये एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट है, ठीक है जी। वो किस लिए बनाया गया था, टू इंश्योर द डिलीवरी ऑफ सर्टन सर्विसेज विच इफ़ ऑब्स्ट्रक्टेड वुड अफेक्ट द नॉर्मल लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ था रिसेंटली, आपको अगर याद होगा 3 या 4 साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने एस्मा एक्ट लगाया था। किस पे लगाया था, एमसीडी वर्कर्स पे, कि उन्होंने सफाई करना ही बंद कर दिया था। अब देखिए सफाई जो है किसी शहर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और उसको एसेंशियल सर्विसेज में रखा था। मतलब कि जितने भी एमसीडी वर्कर्स थे जो स्ट्राइक पे चले गए थे, उन पे एस्मा एक्ट लगाया था कि आप जाओ, काम पे जाओ, और अगर नहीं जाते तो दे वुड हैव बीन अरेस्टेड। अब दिस इंक्लूड सर्विसेज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बस सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल, ठीक है। दिल्ली में ही डॉक्टर्स ने भी कुछ इसी तरीके से हड़ताल भी करी थी, और आपने देखा होगा कि पैंडमिक के टाइम पे भी बहुत से स्टेट्स ने डॉक्टर्स को एसेंशियल सर्विसेज में डाल दिया था, ठीक है जी। एस्मा एक्ट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर लिस्ट 33 के अंडर आता है, और ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये एक नेशनल यूनिफॉर्मिटी करता है बाय प्रोवाइडिंग मिनिमम कंडीशन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज अक्रॉस द नेशन, मतलब कि ये सारे देश में लागू हो सकता है, और कोई स्पेसिफिक रीजन की वायलेशन होती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो अकेले ही इसको इनैक्ट करा सकता है, ठीक है जी, एनफोर्स करा सकता है। चलिए अब आते हैं हम, अच्छा और थोड़ा सा बच गया हो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईच स्टेट हैज़ अ सेपरेट स्टेट एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, हर स्टेट का अलग सा होता है, विथ स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम द सेंट्रल लॉ, मतलब हर स्टेट अलग से बनाया हुआ है, मतलब कि इसलिए किया है कि मतलब इन केस नेचर ऑफ स्ट्राइक जो है वो डिस्टर्ब करती है एक स्टेट को या दूसरे स्टेट को, तो स्टेट उसको इन्वोक कर सकती है। और जो है इन केस ऑफ नेशनल स्केल पे होता है अगर कोई, स्पेशली रेलवेज़ पे, तो एस्मा 1968 जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वोक कर सकती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं पॉइंट ऑफ फोकस पे। पॉइंट ऑफ फोकस आज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्यों है, हमने यहाँ पे आपके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट बताए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब वो कौन कौन से हैं अब मैं बताता हूँ। चैप्टर 3 जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए
जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है, आपको उसको डिटेलिंग में नहीं घुसना है। वो चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1 में ये सेक्शन, चैप्टर 2 में ये सेक्शन, उसमें नहीं घुसना है। आपके लिए हमने ये मैंने पूरा का पूरा इसको पढ़ के आपके लिए बताया। अब सेक्शन 11 जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ये जितने भी सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 11 किससे बात करता है, किस बारे में बात करता है, क्लीनिनेस। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट्स, ये फैक्ट्रीज का वेस्ट और एफिलेंट्स कहाँ जाना चाहिए। सेक्शन 13 जो है वो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में बात करता है कि जो आपका वातानुकूलित होना चाहिए, सारा का सारा टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। सेक्शन 40 जो है वो डस्ट और फ्यूम्स के बारे में बात करता है कि आपकी डस्ट और फ्यूम्स कितनी होनी चाहिए। और सेक्शन 15 जो है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में बात करता है कि आप जो फैक्ट्री के प्रेमिसेस हैं वहाँ पे आपकी ह्यूमिडिफिकेशन ठीक होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब कि आपका वहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है कि वहाँ पे एयर लेवल ठीक होना चाहिए, वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए। सेक्शन 16 जो है वो ओवर क्राउडिंग का है कि मतलब ज़्यादा ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 17 करता है लाइटिंग, मतलब कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए काम करने के लिए। सेक्शन 18 जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, मतलब कि पीने का पानी की व्यवस्था होनी चाहिए फैक्ट्री में। सेक्शन 19 जो है वो लैट्रिन्स और यूरिनल्स के लिए है, मतलब कि आप कहाँ पे वॉशरूम जाएंगे उसके लिए है। सेक्शन 20 जो है वो स्पिटून के लिए। स्पिटून क्या होता है, थूकदान, मतलब कि थूकने की जगह होती है। कि एक लेक्चर में मैंने बताया भी था कि फैक्ट्रीज़ में आप हर कहीं नहीं थूक सकते हैं, और मोस्टली वर्कर्स जो होते हैं वो पान या बीड़ी जर्दा वगैरह के आदी होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वो स्पिटून का एक बनाया गया है। ठीक है जी, ये फैक्ट्रीज एक्ट में है दिया हुआ। और अगर नहीं बनाते तो आपका जो ऑक्यूपायर है, ऑक्यूपायर जो है कि कौन था ऑक्यूपायर, जो फैक्ट्री का मालिक है उसको, या फिर मैनेजर जो है उसको, आपको फाइन भी पड़ जाता है। ठीक है जी, अब आते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। ठीक है जी, अब ये कॉटन ओपनर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और बताइए कि पॉलिटी में बताइए कि ये प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, अब क्या है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन कॉटन ओपनर, क्या होता है कि कॉटन ओपनर वाले बता देते हैं होता क्या है। अब बेसिकली इसका मतलब होता है रुई को फहराने वाली मशीन को कह सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में। अब इसमें क्यों वो किया है कि नो वुमेन और चाइल्ड शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ फैक्ट्री फॉर प्रेसिंग कॉटन इन विच अ कॉटन ओपनर इज़ एट वर्क, मतलब कि रुई को उसके रुई को यूज़ करते हैं बेसिकली मशीन में और उसको दबाते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें कॉटन को ब्लेंड करते हैं। उससे क्या है कि वो एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है। एक तो होता है कि आपने देखा होगा कि घरों में हमारे लोग आते हैं वो रजाई भरने वाले होते हैं, लेकिन कॉटन ब्लेंडर जो है एक बड़ा सा होता है और वो हैज़ार्डस रहता है। ठीक है जी, ये प्रोहिबिशन डाली है वुमेन और चिल्ड्रन के लिए। लेकिन अगर क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द फीड एंड ऑफ कॉटन ओपनर इज़ इन रूम सेपरेटेड फ्रॉम द डिलीवरी एंड by partition extending to the roof or such height as the inspector may in particular case specify in writing, women and children may be employed on the side of partition where the feed end is situated। अब इसको बिल्कुल ही आपको इसमें डिटेल में नहीं घुसना, बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो सपोज़ ये आपकी मशीन है, ठीक है जी, ये आपका कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे कि बड़ी हैवी मशीनरी है और यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है। अब क्या है, इस वाले लाइन का मतलब क्या है कि ये इसको आपने सेपरेट कर दिया, हैवी मशीनरी वाला एक साइड है और जो आउटपुट है, जो सेफ़र साइड है, अगर आपने ये सेपरेशन कर दी है तो फिर वुमेन और चिल्ड्रन जो है इस साइड काम कर सकते हैं। मतलब कि पार्टीशन ज़रूरी है और वो पार्टीशन किस तरीके से होनी चाहिए, जो कि आपका जो इंस्पेक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब कर दे कि इस तरीके से आपने पार्टीशन करनी है, तभी वुमेन और चिल्ड्रन काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेक्शन 41G ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। 41G क्या होता है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। दोस्तों ये तो आ गया सेफ्टी मैनेजमेंट। अब बताइए कि मुझे कौन सा आर्टिकल है, और हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल का में भी किया था कि कौन सा आर्टिकल है जहाँ पे कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कौन सा आर्टिकल था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी, अब इसमें क्या है,
ये कहता है कि ऑक्यूपायर शैल इन एवरी फैक्ट्री वेयर हजार्डस प्रोसेस टेक्स प्लेस और वेयर हजार्डस सब्सटेंसेज आर यूज्ड और हैंडल सेटअप अ सेफ्टी कमेटी। मतलब कि जो आपका फैक्ट्री का मालिक है, जहाँ पे कोई भी हजार्डस प्रोसेस का काम हो रहा है, वो एक सेफ्टी कमेटी बनाएगा जिसमें कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स और मैनेजमेंट होंगे। मतलब कि अगर 5 मैनेजमेंट के हैं तो 5 ही आपके वर्कर्स के भी होंगे, और वो एक क्या बनाएंगे, सेफ्टी कमेटी बनाएंगे। तो ये 41G के अंडर कवर्ड है, ठीक है जी। और ये है कि अगला पॉइंट क्या कहता है, प्रोवाइडेड द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर इन राइटिंग फॉर रीजन टू बी रिकॉर्ड एग्जेम्प्ट द ऑक्यूपायर ऑफ एनी फैक्ट्री और क्लास ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम सेटिंग अप सच कमेटी, ठीक है जी। और ये जो आपकी जो प्रोविज़न है ये तभी एग्जेम्प्ट हो सकते हैं जब आप स्टेट गवर्नमेंट ने इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग, मतलब लिखित तौर पे दिया है ऑक्यूपायर को कि जी आप रहने दीजिए, कमेटी नहीं बनानी है, ठीक है जी। लेकिन ये आपका एक रूल है कि बनानी ही बनानी है, और अगर नहीं बनानी तो स्टेट गवर्नमेंट को राइटिंग में देना पड़ेगा और रीज़न भी देना पड़ेगा कि क्यों एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब द कॉम्पोजिशन ऑफ सेफ्टी कमेटी, द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स एंड देयर राइट्स एंड ड्यूटी शैल बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये जितने भी आपके मेंबर्स के राइट्स हैं या ड्यूटीज़ हैं और जो टेन्योर है वो सेफ्टी कमेटी के, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बताएगा कि कैसे कैसे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 क्या कहता है, फर्स्ट एड अप्लायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब क्या कहता है कि हर फैक्ट्री में, ठीक है जी, प्रोवाइडेड होगा फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड्स, ठीक है जी, इक्विप्ड विद प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स। मतलब कि प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स जो है वो होने ही चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, कपबोर्ड होने चाहिए, ठीक है जी। और कितना चाहिए, shall not be less than 1 for every 150 वर्कर्स। मतलब 1 for 150 वर्कर्स होने ही चाहिए, ठीक है जी, ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड एट वन टाइम, ठीक है जी। तो ये आ गया फर्स्ट एड बॉक्स का। अगला पॉइंट क्या है कि नथिंग एक्सेप्ट द प्रिस्क्राइब कंटेंट शैल बी केप्ट इन द फर्स्ट एड बॉक्स। मतलब कि जो कंटेंट्स बोले गए हुए हैं रूल्स में वही होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड में। और ईच फर्स्ट एड बॉक्स एंड कपबोर्ड शैल बी केप्ट इन चार्ज ऑफ द सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है जी। कि ये फर्स्ट एड बॉक्स और कपबोर्ड की जितनी भी जिम्मेदारी है वो किसके दिए जाएगी, एक सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, जिसके पास एक सर्टिफिकेट होगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का। ऐसे ही नहीं है कि हर किसी को पकड़ा दिया है। और वो जो जिसके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट इस तरीके का होना चाहिए जो कि रिकग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है जी। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 500 वर्कर्स, 500 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन एन एम्बुलेंस। मतलब 500 वर्कर्स से ज़्यादा जो हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम होना ही चाहिए, और उसका प्रिस्क्राइब्ड साइज़, प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट और मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ जो भी प्रिस्क्राइब किया स्टेट गवर्नमेंट ने वो होना ही चाहिए। और ये जो फैसिलिटी है वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ फैक्ट्री। मोस्टली जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं वो 24/7 काम करती है शिफ्ट्स में, ठीक है जी। तो ये हमेशा ही होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या कहता है, वेलफेयर ऑफिसर्स। अब ये इम्पॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर आज तो बहुत कुछ करा दिया। अरे कराना तो पड़ेगा ही, फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में कर रहे हैं और ये भी बहुत छांट छूट के किया हुआ है मैंने, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 49 क्या कि इन एवरी फैक्ट्री वेयर इन 500 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, द ऑक्यूपायर शैल एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री सच अ नंबर ऑफ वेलफेयर ऑफिसर्स मे बी प्रिस्क्राइब। मतलब 500 से ज़्यादा जो हैं, ये ऊपर 500 का तो एम्बुलेंस का आ गया था, 500 से ज़्यादा जो हैं आपके अगर एम्प्लॉयर्स हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना ज़रूरी है, ठीक है जी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगा ड्यूटीज़, क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशंस और कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो भी मेंशन्ड है ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारा ख़त्म हुआ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तब भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं हम। और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।